और जी स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू पंजाब करियर्स। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, द नाइटमेयर ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसको नाइटमेयर ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये चैप्टर आपका वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी माना जाता है बाय द बायोलॉजी स्टूडेंट्स। बिकॉज यहाँ पे आपके पास बेसिकली बात की जाए, बेसिकली आपके पास कॉम्प्लेक्स साइकिल्स होती हैं एज वेल एज कॉन्सेप्ट डिराइव्ड आपके पास फैक्टर्स रहते हैं, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ द बायोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ें रटनी पड़ती हैं। बट एक चीज़ आपको मैं बहुत ध्यान से बता दूं, दैट दिस चैप्टर इज द बैकबोन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का आपका बैकबोन ये चैप्टर है। जिसको ये चैप्टर नहीं समझ आएगा उसको फोटोसिंथेसिस आप बायोकेमिस्ट्री समझ आने ही नहीं वाली है, ये 110% श्योरिटी है। ठीक है, अब और एक और चीज मैं लेक्चर शुरू करने से पहले बोलता हूं, हम चीजों को यहाँ पे रट्टा मार के नहीं चलेंगे। हम हर एक चीज को कॉन्सेप्ट के साथ, बैकबोर्ड के साथ ये स्टैंड अप करेंगे ताकि हमारे पास हर एक चीजें इजी टू रिमेंबर रहे और हमें रटने की जरूरत ना पड़े। मेरी क्लास में रटने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। इस चैप्टर को करते, इस टॉपिक को करके, इस वीडियो को देखने के बाद मेरा एक दावा है कि आपको ग्लाइकोलिसिस से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, जहां मर्जी से उठा के क्वेश्चन पूछ ले, आपको 110% एक्यूरेसी के साथ उसका आंसर सामने दिखेगा। ठीक है, ये गारंटी है। बट प्रोवाइडेड एक ही चीज है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस को शुरू करने से पहले हमारा जो वन ऑफ द बेसिक डाउट रहता है सभी बच्चों के मन में, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। दैट इज ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में सर क्या फर्क है? तो आज बेसिकली सबसे पहले इसी चीज को क्लियर अप करते हैं, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में सर फर्क क्या है? तो चलिए सबसे पहले बात की जाए, अगर इस साइड में लिख देता हूं ब्रीदिंग, इस साइड लिख लेता हूं मैं ब्रीदिंग, और इस साइड बात कर लेते हैं सर रेस्पिरेशन की। ठीक है, इस साइड बात कर लेते हैं सर रेस्पिरेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रीदिंग की। सिंस इसके ऊपर अलग से चैप्टर है, इसके ऊपर जब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एज वेल एज मेथड्स ऑफ ब्रीदिंग, वो अलग से चैप्टर है, दैट इज द डे फॉर अनदर टॉपिक। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग में बेसिकली हमारे पास दो चीजें आती है। ब्रीदिंग में आती है सर हमारे पास या तो सिंपली इंस्पिरेशन, यानी कि सांस अंदर लेना, एंड एक्सपिरेशन, यानी कि सांस को बाहर छोड़ना। बेसिकली आपके पास दो ही चीजें यहां पे आ रही है, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन को और क्या बोल दिया जाता है सर? दैट इज इंस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, हाँ जी, इनहेलेशन। इंस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेलेशन, वेयर एज एक्सपिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। हाँ जी, अब इसमें से जो इनहेलेशन प्रोसेस है, दैट इज सर एक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे हमारे को एनर्जी इस्तेमाल करने पड़ती है। कैसे इस्तेमाल करनी पड़ती है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्सटर्नल रिब केज मसल्स हमारे को कॉन्ट्रैक्ट करनी है। तो बेसिकली बात की जाए यहाँ पे दिस एक्टिव प्रोसेस, इट रिक्वायर्स एनर्जी, वेयर एज एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। अभी के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए हम लोगों को, दैट व्हाट इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन को समझाने के लिए मैं आप लोगों के पास एक बहुत ही प्यारी सी चीज इस्तेमाल करूंगा जो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। क्या चीज पढ़ते आ रहे हैं सर? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स C6H12O6 प्लस O2। सर ये रिएक्शन तो कहीं कहीं पड़ी लग रही है सर, ये तो फोटोसिंथेसिस की रेस्पिरेशन, सॉरी ये तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। सर हम तो यहाँ पे रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, आप तो फोटोसिंथेसिस पढ़ाने लग गए। बट अगर मैं इसी रिएक्शन को कर दूं रिवर्स, यानी कि C6H12O6 प्लस O2 gives carbon dioxide plus water, this gives me the chemical equation for respiration। आए सर ये क्या बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? देखिए यहीं से हम डेफिनेशन निकाल के देंगे, आपको रेस्पिरेशन की। देखिए अगर मैं इसको एक थर्मोडायनेमिकली क्लोज सिस्टम मान लूं, दोनों को अगर मैं एक थर्मोडायनेमिकली क्लोज सिस्टम मान के चलूं, तो अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए, यहां पे मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। हाँ जी सर,
यहाँ पे मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा, ठीक है, एक रिएक्शन में मुझे अगर मैं फॉरवर्ड जा रहा हूं यहां से, दैट मींस मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है। तो अगर मैं इसी रिएक्शन में रिवर्स आऊंगा, यहां पे मुझे एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, in the form of ATP, adenosine triphosphate, which is the energy currency of your body cells। हाँ जी, अब यहां से सर डेफिनेशन कैसे निकालेंगे? डेफिनेशन मैं निकाल के देता हूं। देखो, जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड से जा रहा था ग्लूकोज पे, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे यहाँ पे सर +4, और यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है सर 0। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की है +4। यानी कि जब मैं यहां से यहां पे जा रहा हूं, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। हाँ जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ किसकी? ग्लूकोज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। हमारे पास डेफिनेशन एग्जैक्ट आ गई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे लिख भी देता हूं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम यहां पे? एटीपी विद रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। हमारे पास यहां पे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन सामने आ जाती है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी विद रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। हाँ जी, अब ये प्रोसेस होती कहां पे है? अब ये प्रोसेस होती कहां पे है ये देखते हैं, बट इसको जब हम ग्लाइकोलाइसिस के बाद डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। ये बेसिकली आपके पास प्रोसेस कहां पे होती है? ये प्रोसेस होती है सर हमारे पास बॉडी के सेल में। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन बिकॉज ये प्रोसेस हमारे पास कहां पे हो रही है सर? बॉडी के सेल्स में। ब्रीदिंग कहां पे हो रही है सर? लंग्स में। रेस्पिरेटरी आपके पास जो ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बात की जाए अर्थवर्म की तो वहां पे उसके पास स्किन है। आपके पास बात की जाए आर्थ्रोपोड्स की, दैट इज ट्रैकियल रेस्पिरेशन इस्तेमाल करते हैं, बुक लंग्स इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बात की जाए लंग्स है, बट आपके पास ये वाली जो प्रोसेस हो रही है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस water is not happening inside of the lungs, it is happening inside every single cell of your body। आपकी हर एक बॉडी की सेल को जिंदा रहना है, ठीक है। आपके ब्रेन के सेल्स को जिंदा रहना है। ब्रेन को सिंपली ग्लूकोज से मतलब होता है, उसको मतलब नहीं है आपने सुबह राजमा चावल खाए हैं, सुबह कड़ी चावल खाया है, उसको मतलब है सिर्फ एक ही चीज से, उसको चाहिए ग्लूकोज, उसको चाहिए ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज से भाई साहब अगले ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके क्या करना है? एनर्जी निकालनी है। एंड ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी हंग्री ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी को चाहिए होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं फ्रॉम द ब्रीदिंग, उसका मेन इस्तेमाल क्या है? दैट इज टू ऑक्सीडाइज दिस ग्लूकोज, जो कि हमारे पास कहां से आ रहा है सर? डाइजेशन से आ रहा है। राजमा चावल खाए, राइस हाई सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में दैट दिस ग्लूकोज इनसाइड द सेल्स इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अब यहां पे तो आपने सर एक ही स्टेप में रिएक्शन खत्म कर दी, यानी कि एक ही स्टेप में एटीपी बन गई। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं, एनर्जी कभी भी आपकी एक स्टेप में नहीं बनती है। क्यों? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आप थर्मोडायनेमिक्स कहाँ घुसा रहे हो, बायो में फिजिक्स कहाँ घुसा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेटेस्ट से मैं 4th फ्लोर पे खड़ा हूं, मेरे को जाना है ग्राउंड फ्लोर। दो रास्ते, सीढ़ियां ले लूं, एलिवेटर ले लूं, या कूद जाऊं यहां से खिड़की से। बेटर ऑप्शन क्या है? अगर मेरे को टाइम बचाना है, सीधी सी बात है, तो बेटर ऑप्शन क्या है सर? कूद जाओ। कूद जाओ तो उससे क्या मेरी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी सर? बिल्कुल हो जाएगी एनर्जी कंजर्व, बट डैमेज, एनर्जी लॉस, जो मैं गिर के मेरे पास एनर्जी लॉस होगा उसको कौन काउंटर करेगा? दैट इज वाई आपके पास फिजिक्स बोलती है, थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि अगर आप रिएक्शन को एक ही स्टेप में कर दोगे तो देयर इज
ह्यूज एनर्जी लॉस, देयर विल बी ह्यूज एनर्जी लॉस। तो इस एनर्जी लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज एनर्जी प्रोडक्शन रिएक्शन, या आपके पास जो बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज से आपके पास एटीपी निकल रहा है, दैट अकर्स इन स्मॉलर स्टेप्स। एंड जो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन का, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, जिसके ऊपर आज हम मेजरली बात करेंगे। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स हियर, तो सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं, क्या प्लांट्स भी ब्रीद करते हैं? तो क्या प्लांट्स ब्रीद करते हैं? आंसर रहेगा यस सर, दे डेफिनेटली ब्रीद करते हैं। उनको भी ऑब्वियसली बात है, अब लिविंग सेल्स उनके पास भी है, उनको भी एनर्जी चाहिए। बट एक चीज अगर आप लोग नोटिस करेंगे, उनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है। हमारे पास लंग्स है, एनालिड्स के पास स्किन है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहे हैं, आपके पास बुक लंग्स आ गए। जो प्लांट्स हमारे पास मिलियंस ऑफ ट्रिलियन, सबसे पहले तो हमारे से पहले तो यही आए, तो एवोल्यूशन इनका ज्यादा होना चाहिए, बट स्टिल दे डू नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या आज तक इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है? हाँ जी, क्या इनके पास आज तक कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन इवॉल्व नहीं हुआ? इन्होंने दुनिया भर के बाकी चीजें इवॉल्व कर ली सर। आपके पास वो आ गया, कस्कटाज आ गए, ठीक है, उन्होंने बेसिकली क्लोरोफिल तक लूज कर दिया। तो क्या इनके पास आज तक एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं आ पाए? आंसर है कि इनको जरूरत ही नहीं है। एवोल्यूशन अराइजेज व्हेनेवर देयर इज अ नीड। इनको जरूरत ही नहीं है किसकी? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। नॉट ब्रीदिंग की बात, ये ब्रीद करते हैं बट इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत कहां पड़ेगी? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत कहां पड़ेगी? जहां पे आपके पास एनर्जी की डिमांड ज्यादा है। अब प्लांट्स के पास एनर्जी की डिमांड ज्यादा क्यों है, देखते हैं। देखिए, प्लांट्स के पास एनर्जी डिमांड ज्यादा क्यों है, इस चीज का आंसर देखिए पहले। पहला, एवरी प्लांट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज, सो गैसियस ट्रांसपोर्ट इज वेरी लिमिटेड। ये बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपके पास जो प्लांट का हर एक पार्ट है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एयर, ठीक है। उसकी लीव्स हैं, एयर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, डायरेक्ट डिफ्यूजन हो सकता है। स्टेम है, वहां पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। उसके बाद बात की जाए रूट्स की, बात की जाए तो रूट्स के पास आपको सॉइल में भी ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ एक प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल मैंग्रोव आपके पास ट्रीज हैं, तो उनके पास हमारे पास रूट्स में सॉइल तो देखने को नहीं मिलेगी। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे साइड में न्यूमेटोफोर्स ग्रो करते हैं। अगर आपको अच्छे से याद हो, प्लांट किंगडम में न्यूमेटोफोर्स ग्रो कर लेते हैं वहाँ पे, ताकि आपके पास ऑक्सीजन एक्सचेंज ज्यादा इजीली हो सके रूट्स में भी, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास न्यूमेटोफोर इज एग्जाम्पल कि आपके पास ऑक्सीजन तो हर एक बॉडी सेल को चाहिए, बट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं आए? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं आए? दूसरा, गैसेस एक्सचेंज इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू एनिमल्स। ये बहुत ही जेन्युइन सी बात है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास प्लांट्स का इतना एनर्जी एक्सपेंडिचर है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे लेटे से ये प्लांट सामने खड़ा है मेरे सामने, ऐसा तो है नहीं कल वहां पहुंच जाएगा, ये यही है, यही का यही रहेगा। इसको ना कोई मूवमेंट करनी है यहाँ पे, ना ही कोई इसको लेटे से बात की जाए, मैं डाइजेशन कर रहा हूँ, इसको डाइजेशन भी नहीं करनी है। मैं मेटाबॉलिज्म कर रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म तो चलो ये करेगा, बट लेटे से मैं बात कर रहा हूँ कि सर मेरे को खाने का डाइजेशन करना है, इसको डाइजेशन भी नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को नर्वस सिस्टम को ये करना है, इसके पास नर्वस सिस्टम भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ मेरे को मेरा हार्ट 24/7 काम कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, यहाँ पे तो इसके पास पंप भी नहीं। दैट मीन्स इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एनिमल्स। देयरफॉर इनको जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? लीव्स आर अडेप्टेड फॉर मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड विद इन द सेल। फोटोसिंथेसिस हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन आपके पास मेसोफिल सेल्स में के अंदर बन ही रही है, तो उनको तो डायरेक्टली ऑक्सीजन वहां से मिल जा रही है, तो उनको बाहर से डायरेक्टली एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ती है। और रीजन क्या क्या देखते हैं। मोस्ट लिविंग सेल्स हैव कांटेक्ट विद एयर, ये पॉइंट हम कवर अप कर चुके। दूसरा, इन स्टेम द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू थिन। ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है? अगर पेड़ों की छाल देखी होगी, ये यहाँ पे आपके पास अगर एक पेड़ है, इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं। दीज छेद आर कॉल्ड एज लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स आपके पास क्या करते हैं? दीज आर बेसिकली आपके पास जो एपिडर्मिस मेम्ब्रेन होती है, वहां पे आपके पास जहाँ पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज लेंटिसेल्स, जो बेसिकली आपके पास एक डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। बात करते हैं लीव्स की, तो वहां पे स्टोमेटा तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होते ही है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी है, इसको साइड करते हैं, बट देखो एक चीज, प्लांट्स के बाहर वाले पार्ट तो चलो सर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ गए आपके पास एयर के, अंदर वाले पार्ट का क्या करो?
तो अगर आपको अच्छे से याद है एनाटॉमी ऑफ द, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है बेटा, एनाटॉमी ऑफ अगर प्लांट का आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता है कि बीच में हमारे पास क्या होती है सर, पिथ होती है, पिथ होती है, दैट इट कंटेन्स ऑल द डेड सेल्स। जाइलम भी है, उसके पास मोस्ट ऑफ द सेल्स आपके पास डेड होंगे। हाँ जी, आपके पास पैरेनकाइमा की बात करूं, वहां पे कुछ एक सेल्स लिविंग होंगे, बाकी वो भी डेड होंगे, और इसीलिए जाइलम बीच में होता है, पैरेनकाइमा साइड में होता है। ठीक है, तो बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास मोस्ट ऑफ द जो इंटरनल बीच में जो ये होती है हार्डवुड होती है, दैट इज कंटेन्स डेड सेल्स। तो बेसिकली बीच वाले इसको तो गैसेस चाहिए नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड सेल है, डेड सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए। साइड वाले आपके पास डायरेक्टली ऑक्सीजन एक्सचेंज कर पा रहा है इससे एटमॉस्फेयर के पास। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है अगर आपको एनाटॉमी अच्छे से पता है। इसके अलावा जो साइड में भी लिविंग सेल्स है मेरे पास, वो कौन से सेल्स हैं, दे आर सर पैरेनकाइमस सेल्स, पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। एंड वी नो वेरी वेल पैरेनकाइमेटस सेल्स हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे तो देयरफॉर दे कैन इजीली एक्सचेंज गैसेस विद इन। हाँ जी, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसने भगवान ने धरती बना रखी है ना, उसने कुछ सोच समझ के बना रखी है। आज तक इनको अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं मिले, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज के पीछे एक, अगर तुम रट्टा मार के चले जाओगे कि लेंटी सेल्स नहीं होते, हाँ जी नहीं होते, तो नहीं होते, बट समझ के जाओगे कि नहीं होते हैं। ठीक है, कि क्यों होते हैं, लेंटी सेल्स का क्या फंक्शन है, इन तक आज तक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं पहुंचे, तो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। तभी तो हम पढ़ते हैं फाइलोजेनेटिकल एवोल्यूशनरी बेसिस पे। आप जब तक क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, जब तक आप एवोल्यूशन के पीछे नहीं घुसेंगे, तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएगी। चलिए ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। अब बात करते हैं, यहां पे हम ग्लाइकोलिसिस के ऊपर आ गए। ग्लाइकोलिसिस में हम बेसिकली आज इस स्लाइड में आपको 3 चीजों के आंसर दूंगा। 3 चीजों के आंसर क्या क्या दूंगा, 3 चीजों के क्या क्या आंसर दूंगा। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस क्यों होती है, और ग्लाइकोलिसिस कहां पे होती है। इन तीनों चीजों के आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। हाँ जी, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, ग्लूकोज प्लस लाइसिस, लाइसिस मीन्स सर ब्रेकडाउन, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस अभी तक हमें क्लियर हो गया दैट इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, किसमें, इनटू सर पायरुविक एसिड, किसमें कन्वर्ट होता है बेसिकली यहां पे इन द ग्लाइकोलिसिस, हमारे पास यहां पे साइड में लिख रहा हूं, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। अब यहां पे एक और चीज, सर ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, देयरफॉर, अब इतना मैथ तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं। हाँ जी ठीक है, 6/2, ये तो चलो सर बता दें। दैट मीन्स पायरुविक एसिड के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे सर, 2 मॉलिक्यूल। ईच ग्लाइकोलिसिस यील्ड्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पहली चीज हमारे दिमाग में घुस गई। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज व्हाई ग्लाइकोलिसिस क्यों होती है। अब एक चीज मैं बताता हूं, इसके लिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हमें एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुई, कहाँ पे वैसे नए सबसे पहले जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म आए वो कहाँ पे आए। सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हमारे पास देवर प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ जी, और अगर आपको अच्छे से याद हो, हमारे पास जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, हमें पता है दैट अर्थ आपके पास कहाँ से निकली थी, बेसिकली सन के ही पार्ट से निकली है। तो बेसिकली स्टार्ट में उसकी जो बात की जाए सरफेस की, वो हाईली वॉल्केनिक थी, और वहां पे हमारे पास जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस थी उस टाइम पे, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो कैसे था, उसमें 4 सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस हुआ करती थी, दैट इज WHAM, वैम। वैम मतलब W से सर पानी, हाँ जी, फिर H से क्या होगा सर, हाइड्रोजन, A से अमोनिया, और M से मीथेन, CH4। सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन किसकी थी सर, मीथेन की। सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन किसकी थी सर, मीथेन की। ऑक्सीजन दिख रही है तुम्हारे को यहीं पे, नहीं सर, ऑक्सीजन का तो यहां पे नामो निशान था ही नहीं। और एक और चीज यहां पे मैं देखूं, दैट इज
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। दैट मीन्स हमारे पास जो स्टार्टिंग का एनवायरनमेंट था, जिस टाइम पे अर्थ आपकी बनना शुरू हुई थी, दैट वाज ऑल रिड्यूसिंग, स्ट्रांगली रिड्यूसिंग नेचर था उस टाइम पे अर्थ का, बिकॉज सारा की सारी चीजें आपके पास कैसी हैं गैस एनवायरनमेंट पे, रिड्यूसिंग नेचर की। देयरफॉर बात की जाए, एक चीज यहां पे पूछूंगा, क्या ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पे? सर नहीं है। ऑक्सीजन है? नहीं है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सारी की सारी एटीपी प्रोडक्शन कहां पे हो रही है? सर माइटोकॉन्ड्रिया में। बट माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस होती है? सर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या जरूरी है? सर ऑक्सीजन। बट स्टार्टिंग के एनवायरनमेंट में आपके पास ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन ही नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहां से करोगे? ऑक्सीजन कहां से लाओगे? ऑक्सीजन ही नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर नहीं हो पाएगी तो सेल्स क्या माइटोकॉन्ड्रिया का अचार डालेंगे? तो दैट इज वाई हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, बिकॉज आपके पास एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ही नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहां से करोगे? इवन स्टिल देख लो आज की डेट में, आज की डेट में भी हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास आपके पास बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। आपके मिथेनोजेंस उस टाइम से अडेप्टेड है, उस टाइम के आपके ऑर्गेनिजम्स है वो, दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अब एक चीज मेरे को बताओ, अब मैंने यहां पे एलिमिनेट कर दिया कि सर इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, दैट मीन्स अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, वेयर। तो ये प्रोसेस कहां पे होगी? अब एक चीज क्लियर होगी, यहां पे दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको साथ में मिल जाएंगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं होगी ये प्रोसेस, तो ये प्रोसेस कहां पे होगी? अब कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपके पास, मैं बोल रहा हूं देखो, एक ये प्रोसेस हर एक सेल में होगी, जो भी सेल धरती पे लिविंग है उसमें ग्लाइकोलिसिस होनी है, बिकॉज सभी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, सभी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। कौन सी ऐसी चीज है जो हर एक सेल, जो भी लिविंग सेल है उसके पास है? दैट इज सर सेल मेम्ब्रेन एंड एज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन हर एक लिविंग सेल के पास है। अब सेल मेम्ब्रेन के पास आपको रिएक्शन होगी नहीं, दैट इज वाई हमारे पास ग्लाइकोलिसिस कहां पे होती है? सर इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, ताकि हमारे पास हर एक लिविंग सेल है उसके पास ग्लाइकोलिसिस हो सके। एंड ग्लाइकोलिसिस इज द यूनिवर्सल पाथवे, सभी एक बॉडी सेल्स में सबसे पहले आपके पास ग्लाइकोलिसिस होती है। नाउ दिस पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू, आपके पास ये जाता है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में, नॉट ग्लूकोज डायरेक्टली। ग्लूकोज डायरेक्टली आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास जाता है पायरुविक एसिड। इनफैक्ट पायरुविक एसिड भी, इसके ऊपर बहुत अच्छे से जब हम बात करेंगे आगे तब बात करेंगे ये इसका भी क्या होता है आगे, ठीक है, लिंकिंग रिएक्शन होगी आगे, उसके बाद जाएगा आपका। चलिए, दैट मीन्स आपके पास ग्लाइकोलिसिस कहां पे हो रही है? सर साइटोप्लाज्म में हो रही है। देयरफॉर साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज द मेन एरिना फॉर ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। सेमी फ्लूइड नेचर या फ्लूइड नेचर होता है आपके पास इसका, ताकि ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। हाँ जी, चलिए यहां तक ठीक बोल रहा। तो दैट मीन्स हमारे पास एक चीज, इनके आंसर, दोनों के आंसर आगे कि सर कहां पे हो रही है? सर साइटोप्लाज्म में हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज उस टाइम पे आपके पास अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था दैट वाज रिड्यूसिंग, तो एरोबिक रेस्पिरेशन वहां पे पॉसिबल नहीं थी। तो हमारे पास एनर्जी तो चाहिए ना, एनर्जी तो चाहिए आपके पास, हर एक सेल को जिंदा रहना तो एनर्जी तो चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, तो देयरफॉर आपके पास कौन सी प्रोसेस का इवॉल्व हुआ? दैट इज ग्लाइकोलिसिस। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसी के बाद आपके पास डिसाइड होगा कि ये फर्मेंटेशन करेगा, कि ये लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करेगा, या ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। चलिए, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हमारे पास मिल गए। चलिए, हाँ जी, ग्लाइकोलिसिस की साइकिल के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के पास आपकी जो साइकिल है, जैसा अभी हमने पढ़ा, देखो ग्लूकोज से आपके पास किस में कन्वर्ट होगा? ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड। हमारे पास हमने ये चीज पढ़ी, अभी तक पढ़ ली कि सर इन द ग्लाइकोलिसिस द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। नाउ दिस पायरुविक एसिड, ये प्रोसेस कहां पे हो रही है? सर साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में हो रही है। अब यहाँ पे ये डिसाइड करेगा कि या ये इसकी फर्मेंटेशन होगी, या लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगी, या माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। दैट इज द टॉपिक फॉर अनदर डे। बेसिकली आज हम बात करेंगे इस वाले पोर्शन की, कि ग्लूकोज से आपके पास पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस।
नाउ दिस पाथवे वाज फाउंड आउट बाय आपके पास एमडेन, पार्नास एंड आपके पास मेयरहॉफ, ठीक है। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे, यानी कि एमडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस पाथवे। साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने मास्टर कैडर का पेपर की वीडियो देख रखी है उसमें आपके पास साइंटिस्ट भर भर के पूछेंगे, तो मेक श्योर इनका नाम आपको अच्छे से याद हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे। EMP पाथवे क्यों बोला जाता है? बिकॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था देयर एमडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। हाँ जी, क्लियर है। चलिए चलिए फिर आगे बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे। आज के मेन टॉपिक पे हम फाइनली पहुंच ही गए। ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है। ग्लाइकोलिसिस कहां पे हो रही है सर? हमारे पास ये हो रही है सर साइटोप्लाज्म। अब बेसिकली हम प्लांट्स की बात करें, दैट मीन्स मेरे को बेसिकली चाहिए ग्लूकोज। ग्लूकोज को मेरे को सर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना है, बट क्या आपके पास ग्लूकोज ऐसे ही पड़ा होता है प्लांट्स में? नहीं सर, इट इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म कॉल्ड एज स्टार्च। तो सबसे पहले आपके पास स्टार्च विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, बट क्या स्टार्च एक मोनोसैकेराइड है? नहीं सर, इट इज अ डाइसैकेराइड। स्टार्च इज अ डाइसैकेराइड, therefore it will be converted into glucose plus fructose. Therefore it can be converted into glucose plus fructose. तो बेसिकली इस साइकिल में या तो ग्लूकोज भी एंटर कर सकता है या फ्रक्टोज भी एंटर कर सकता है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस्ड, इसके ऊपर अंदर ग्लूकोज भी एंटर कर सकता है और फ्रक्टोज भी एंटर कर सकता है, बट हम बात करेंगे डायरेक्टली ग्लूकोज से। तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस, this glucose is converted into glucose 6-phosphate। अब यहां पे असली कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, और ये कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा वो कोई नहीं बताएगा। ग्लूकोज 6-phosphate, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात की जाए, हमारे पास 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। हाँ जी, मेरे पास सर फर्स्ट आपके पास अगर ग्लूकोज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे पहली पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज एल्डिहाइड आपके पास ही है, और लास्ट पोजीशन मेरे पास OH होगा। बाकियों की बात अभी नहीं करते हैं, पहले सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं आप। तो मैंने क्या किया, बेसिकली नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी सर? फंक्शनल ग्रुप से, और ये 6th कार्बन है, तो मैंने इसके 6th कार्बन पे एक क्या लगा दिया, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। तो मैंने बेसिकली पहले स्टेप में क्या किया, 6th पोजीशन पे सर क्या लगा दिया, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। अब जादूगर तो मैं हूं नहीं, है ना, जादूगर तो है हूं नहीं कि फॉस्फेट हवा से उड़ा के ले आऊंगा शो, ले लो जी फॉस्फेट। आपको फॉस्फेट कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा, तो ये फॉस्फेट कहां से लेके आओगे सर? ATP से। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं इसके पास? 3। एक किसको दे दिया? ग्लूकोज को। कौन सी पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे। खुद कितने बच गए इसके पास? 2 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक ATP कहां चला गया, एक फॉस्फेट कहां चला गया सर? ग्लूकोज के पास। कौन सी पोजीशन पे गया? 6th पोजीशन पे। अब 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, सॉरी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स अगर मैं इसको बीच से हिस्सा करूं तो 3-3 जाने चाहिए दोनों साइड। अब नीचे वाला बोलता है कि सर इसको फॉस्फेट दिया तो मुझे भी फॉस्फेट चाहिए, इसको फॉस्फेट दिया तो मुझे भी फॉस्फेट चाहिए, बट अब फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट नहीं लगा सकते क्योंकि कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। कैसे लगाओगे सर? हम एक काम करते हैं, हम इसको ना कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें सर? फ्रक्टोज में। सेम फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर्स। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, अब यहां पे मैं बोल रहा हूं कि यहां पे मैं नहीं लगा सकता हूं, मैं क्या करता हूं, सिंपली इसको कीटोन में कन्वर्ट कर। अब तो मेरे पास पहली पोजीशन खाली होगी। हाँ जी सर, अब लगा दो यहाँ पे फर्स्ट फॉस्फेट, अब लगा दो इसमें फॉस्फेट। अब यहाँ पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी अलग नहीं हुआ, सॉरी फंक्शनल ग्रुप ऑब्वियसली चेंज हुआ बिकॉज आपके पास फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आर फंक्शनल आइसोमर्स। एक आपके पास एल्डिहाइड वाला है, दूसरा कीटोन वाला है। हाँ जी, तो बेसिकली मैंने क्या किया, इसको पहले फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया एंड देन उसके ऊपर फॉस्फेट के एडिशन करें। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं।
ग्लूकोज, अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा, यहाँ पे मैं एंजाइम अलग तरीके से लिख रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना, दैट इज हेक्सोकाइनेज। एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होता है यहाँ पे सर, हेक्सोकाइनेज। जहां पे भी एटीपी वहां पे काइनेज इस्तेमाल होगा ही होगा। चलिए अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो एंजाइम कौन सा इस्तेमाल करूंगा, एंजाइम भी छोड़िए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, सॉरी फंक्शनल आइसोमर्स। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा सर, आइसोमरेज। एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा सर, आइसोमरेज। नाउ दिस, इसको चलिए कोई, नाउ दिस, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने इसको फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया एंड देन मैंने एक और फॉस्फेट की एडिशन करवाई यहाँ पे। अब देखो यहाँ, अब दिस फ्रक्टोज के ऊपर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया, देयरफॉर इट बिकम्स फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, नॉट डाइफॉस्फेट। बिस और डाई में क्या फर्क है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, केमिस्ट्री वाले स्पेशली। 1,6 बिस फॉस्फेट ऐसा मान के चलो इसको, मैंने यहाँ पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप लगाया है और यहाँ पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप लगाया है। हाँ जी क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा जल्दी से अगर लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या होगा। नाउ दिस फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसको हम बीच से तोड़ देंगे, जुदा कर देंगे यहां से, इन दोनों को अब हम जुदा कर देंगे बीच से, जैसा हम पहले करना चाह रहे थे। बट अब सिंस हमने इसको फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे हम इसको बीच से अलग कर दें। चलिए तो ये था मेरे पास यहाँ पे, इसको यहां से शुरू करता हूँ स्पेस ना कम पड़ जाए। दैट इज फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, चल पड़ गुरु। अब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक मेरे पास सर एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और दूसरा मेरे पास क्या आया देखते हैं, देखिए मेरे पास एक एल्डिहाइड आएगा, कौन सा, दैट इज 3PgAl, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। हाँ जी देखो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास 6 कार्बन थी, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी ये 6 कार्बन थी। मैंने हर एक कार्बन के साथ क्या लगा, इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया था और इसी के साथ भी एक फॉस्फेट। अब मैंने इसको बीच से डिवाइड कर दिया, तो हर एक के पास कितने कितने बचेंगे सर, 3 कार्बन इसके पास, यानी कि 3PgL भी कितने कार्बन होगा, 3 कार्बन। सिमिलरली यहाँ पे हमें मिल जाता है, यहाँ पे हमें मिल जाता है हमारे पास DHAP, यानी कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या मिल जाता है हमें यहाँ पे, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके पास भी कितने कार्बन होंगे सर, 3 कार्बन। इतनी मैथ तो बेसिकली सबको आ ही जाएगी भाई, इतनी मैथ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ज्यादा तो नहीं हो रहा, बता देना। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज सर 6 कार्बन मॉलिक्यूल, उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया, 3 कार्बन इसके पास आ गए, 3 कार्बन इसके पास आ गए। हाँ जी यहाँ पे हमारे पास इसका एल्डिहाइड बना दिया हमने, दैट इज फ्रक्टोज सॉरी 3PgL। थर्ड पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया है, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, फॉस्फेट भी वहीं के वहीं रहे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ जी यहाँ पे DHAP, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं सर। चलिए अरे रुकिए, देखिए एक और इंपॉर्टेंट स्टेप बच गया ना यहाँ पे। अब देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से मैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे आया, तो यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। अब अगेन जादूगर नहीं हूं, क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ATP इस्तेमाल करना पड़ेगा सर। ATP से क्या बना दोगे सर, ADP। हाँ जी ठीक है, तो बेसिकली अभी तक आप बोल रहे थे कि सर इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होती है ग्लाइकोलिसिस में, हम तो यहाँ पे एनर्जी लगाए जा रहे हैं, आप तो यहाँ पे 2-2 ATP इस्तेमाल कर बैठे, तो एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सिमिलरली आपके पास अगर एनर्जी प्रोडक्शन चाहिए तो पहले एनर्जी
लगानी पड़ती है। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे क्लियर होगा। हाँ जी, एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा यहाँ पे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा। सिमिलरली इसी की तरह कोई ना कोई एंजाइम इस्तेमाल होगा। चलिए बताएंगे जल्दी से अगला। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब ये जो देखो हमारी बॉडी में जो DHAP होता है यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दिस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डज नॉट गेट मेटाबोलाइज्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ये मेटाबोलाइज नहीं होता है, देयरफॉर 3PGAL whereas 3DHAP they are interconvertible, they can be interconverted। हाँ जी, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सर। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कि बेसिकली यहां से नीचे हम जितने भी चलेंगे तो उसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे सर, 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ना, मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। दिस 3PGAL विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिसफॉस्फो, 1,3 बिसफॉस्फो। बट एक और चीज आप नोटिस करना यहाँ पे, एक और चीज आप नोटिस करना यहाँ पे आपके पास मैंने फॉस्फेट ग्रुप तो ऐड किया, बट यहाँ पे मैं ATP इस्तेमाल नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं ATP इस्तेमाल नहीं करूंगा। फॉस्फोग्लिसरेट अब मैं एल्डिहाइड से ग्लिसरेट पे आ गया। दैट मीन्स मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया सर, ऑक्सीडेशन की। आपने बेसिकली ऑक्सीडेशन की तो साथ में क्या करनी पड़ेगी सर, रिडक्शन। कैसे, NAD will be converted into NaDH। हाँ जी, 3PGAL से मैं किसमें आ गया बेटा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और मैंने ATP भी नहीं इस्तेमाल किया। तो ये जो दूसरा पहले वाला फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट था, ये कहां से आया, ये कहां से आया। हाँ जी, ये आएगा आपके पास कहां से बेटा, मैट्रिक्स से, बेसिकली साइटोप्लाज्म से। अब आप बोलेंगे कि सर ऊपर वाले में क्यों नहीं आ गया, जो ऊपर वाला था तो बेसिकली तो बेटा फिर तो हर एक ग्लूकोज के ऊपर ही आपके पास काइनेसिस होती जानी चाहिए थी। तो बेसिकली आपके पास आपकी जो बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है वहां पे एक वो स्पेसिफिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करते हैं, वो हर एक ग्लूकोज को सीधा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट, अगर फॉर एग्जांपल हर एक ग्लूकोज को फॉस्फेट ग्रुप मिलने लग गया तो हर एक ग्लूकोज आपका ग्लूकोज इस पे कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास 1,3 बिसफॉस्फेट ये आपका मैट्रिक्स आता है, बाकी आपके पास मैट्रिक्स से नहीं आता। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, हाँ जी, एल्डिहाइड से जब मैं ग्लिसरेट पे आया तो मेरे पास ऑक्सीडेशन हुई। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या बोलता है, अगर आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है तो साथ में क्या होगी, रिडक्शन। रिडक्शन किसकी हुई, यानी कि NAD पॉजिटिव को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया सर, NADH। H यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि रिडक्शन। तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट। हाँ जी, कोई दिक्कत यहाँ पे ना। अब मैंने क्या किया, इस 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से मैंने फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया, यानी कि फर्स्ट पोजीशन से मैंने फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया। तो मुझे नीचे क्या मिलेगा, सिर्फ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 बिस तो हट जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि दो जगह पे नहीं है। बिस हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, हाँ जी सर हट जाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये पहली पोजीशन वाला कहाँ गया, इसको इस्तेमाल करेंगे हर सम, यहाँ इसको इस्तेमाल करेंगे हम सर, यहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, यानी कि अब यहाँ पे आपके पास पहला ADP विल बी कन्वर्टेड इनटू ATP। ये पहला ATP आया हमारे पास। हाँ जी, अब देखेंगे अब यहाँ पे, अब सिंपली क्या करूंगा मैं बेसिकली, अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं क्या करूंगा, दिस 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पे मैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे आपने क्या किया सर, यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दी किसकी, फॉस्फेट ग्रुप की।
मैंने थर्ड पोजीशन पे था, किसको ले आया मैं, सिंपली सेकंड पोजीशन पे ले आया। दीज टू आर अगेन आइसोमर्स, आइसोमर्स हुए ना, कौन से आइसोमर्स हुए, पोजिशनल आइसोमर्स हुए। तो यहां पे मैं एंजाइम कौन सा इस्तेमाल करूंगा, एंजाइम मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे सर, दैट इज म्यूटेज, अनदर टाइप ऑफ आइसोमरेज दैट इज म्यूटेज। हाँ जी, चलिए अब ये जो हमारे पास यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लिसरेट होता है, ठीक है, दिस इज 2-फॉस्फोग्लिसरेट, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू, बेसिकली आपके पास बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, दिस इज बहुत ज्यादा अनस्टेबल, तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ जी, दिस विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट कॉल्ड एज PEP। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको हम, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम इसको सर, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। नाउ दिस फॉस्फोइनोल पायरुवेट, हाँ जी, नाउ दिस फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यहाँ पे इसको जाने के लिए ऑब्वियसली, अब एक चीज यहाँ पे आपने एक और नोटिस की कि 2-फॉस्फोग्लिसरेट, हाँ जी, 2-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे इसके, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब लास्ट पोजीशन में क्या रहता है हमारे पास, दिस 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज हाईली अनस्टेबल, देयरफॉर यहां पे हमारे पास लास्ट पेज में आ जाएगा सिंपली फॉस्फोइनोल, यानी कि बेसिकली जिसको बोला जाता है आपके पास पायरुवेट। यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लेना, यहाँ पे रिलीज ऑफ वाटर होगा, एंड यहाँ पे आपके पास सेकंड पोजीशन से आपने क्या हटा दिया, ATP हटा दिया, देयरफॉर दिस, यहाँ पे हमारे पास सेकंड ATP की प्राप्ति होगी। अब ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप हटा रहे हैं तो किसी ना किसी को तो मिलेगा, हाँ जी, तो हम यहाँ पे ATP से क्या जनरेट कर दे रहे हैं, ATP से जनरेट कर दिया हमने ATP। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं बेसिकली बोला कि DHAP आगे नहीं जाएगा, तो इससे आगे जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, यानी कि PgAl भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट भी कितने बनेंगे सर, 2 बनेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कितने बनेंगे सर, 2 बनेंगे, 2-फॉस्फोग्लिसरेट भी कितने बनेंगे सर, 2 बनेंगे, हर एक चीज 2 बनेगी, सबका डबल धमाका ऑफर, हाँ जी, सबके 2 बनेंगे। बेसिकली बात की जाए दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे NADP कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ATP भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, यहाँ पे भी ATP कितने बनेंगे सर, 2 बनेंगे, तो कितने ATP मिल गए हमें, चलिए कितने ATP मिल गए सर हमें, यहाँ पे देखेंगे हमने कितने लगाए सर, 2 ATP देखते हैं, वापस देखते हैं यहाँ पे हमने लगाए कितने, ये देखो, एक सर यहां लगाया, एक यहां लगाया, हाँ जी, 2 ATP इस्तेमाल किया हमने, मिले कितने वापस, देखिए टोटल गेन कितना था, पहले यूज करेंगे हम नेट गेन, नेट गेन कितना है ATP का सर, नेट गेन यानी कि टोटल डजंट मीन लॉसेस और गेन, नेट गेन कितना है सर, 2 ATP यहाँ पे और 2 ATP यहाँ पे, यानी कि टोटल नेट गेन है हमारे पास सर 4 ATP, और यूज कितने किए हमने सर, 2 ATP, तो टोटल गेन कितना होगा हमारे पास, दैट इज 2 ATP। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेसिकली आपके पास ATP कितने, आपने कितने इस्तेमाल किए सर, इस्तेमाल किए हमने सर 2, टोटल कितने मिले 4, तो नेट गेन में से आपके पास जो आपके पास टोटल गेन आएगा, ठीक है, टोटल गेन आपके पास आया दैट विल बी 2 ATP। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है वहां पे इसका आंसर उसके हिसाब से होगा। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस,
दैट इज 4 एटीपी। बट अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल गेन ऑफ एटीपी, दैट इज 2 एटीपी। सिमिलरली NADH पूछ लिया जाए तो हमारे पास NADP कितने बन रहे हैं सर यहाँ पे, दैट इज 2 NAD। अभी इस NADH का क्या करना है हम, दैट विल बी डिस्कवर्ड इन द, किसके पास, हमारे पास जब हम आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन में, तब इससे अलग से एटीपी बनेंगे। अब यहां पे आप देख पा रहे हो, इसीलिए हमारे पास एवोल्यूशन हुआ। नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है सर, सिर्फ 2 एटीपी, इतनी कम एनर्जी। बट सर आप तो बोल रहे थे, हम तो पढ़ते आए हैं बचपन से, दैट 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीजेज 36 to 38 एटीपी। यहाँ पे तो सर 2 एटीपी, तो दैट इज 2 एटीपी सिर्फ आपको कहाँ पे मिलते हैं सर, प्रोकैरियोट्स में, इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, इतनी वो एनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी कंजर्व होती है यहाँ पे। देयरफॉर आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ग्लाइकोलिसिस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम इस ग्लाइकोलिसिस के बाद आप फेट ऑफ पायरुविक एसिड करेंगे, यानी कि फेट ऑफ पायरुविक एसिड आपके पास क्या होता है, उसके पास आगे कहाँ पे जाएगा, अगर फर्मेंटेशन होगी तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद इथेनॉल प्रोडक्शन होगी, वो भी हाँ जी यहाँ से होनी है, वो इथेनॉल आजकल बहुत ज़्यादा ब्लड इसमें है ना ट्रेंडिंग में, वो भी यहाँ से आएगा। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे 36 एटीपी बनेंगे, बहुत हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर डिटेल में करें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त देते हैं, आज के टॉपिक को यही हम आराम देते हैं। तो इसके अलावा बताना चाहूँगा, हमारे पास आपके पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच जो है आपका, वो 17 अगस्त से हमारी ऑफिशियल ऐप दैट इज निम्बस करियर ऐप पे डाउनलोड आपको मिल जाएगा। तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हैव अ गुड डे गाइज, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बनता रहे। ठीक है, हैव अ गुड डे।